नमस्कार साथियों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 संस्कृत डिपार्टमेंट की प्रामाणिक उत्तरमाला के लिए आप जुड़े हैं हमारे इस चैनल से। और आज हम शुरू करते हैं उन सभी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनके उत्तरमाला की आप लोगों को बहुत प्रतीक्षा है। तो आइए देखते हैं। मैं झटाझट सभी पूरे हिंदी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप अपने उन उत्तरों को मिलान करें और संभावित मेरिट जो है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय को ध्यान में रखते हुए हम 1 बाय 1 प्रश्नों को यहां पर हल करेंगे और देखेंगे आपने कितने सही किए हैं। बहुत सारे रोचक प्रश्न भी इस बार प्रश्न पत्र में आए थे और कितने प्रश्न डिलीट होने की संभावना है उन पर भी चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तार जो शब्द दिए हुए उनमें से पूछा था कि कौन सा सही नहीं है। तो ये सब जानते हैं कि ऊपरी प्लस उक्त जो है वो शब्द होता है भाई उपयुक्त, जिसमें यन संधि है। बाकी ये तीनों राइट है, भाग्योदय भाग्योदय, ततहित तद्धित और अभी आगत अभ्यागत। तो इसमें प्रश्न पहले में चौथा ऑप्शन राइट था। और आगे देखिए अगला प्रश्न है प्रतिष्ठा, कांति और जल इनमें से किस शब्द के अर्थ हैं। तो मोती मानस चून वाले दोहे में आप सबने देखा होगा, सब जानते हैं कि इज्जत, चमक और जल ये तीनों उसमें से पानी शब्द के अर्थ हैं। तो इसमें प्रश्न संख्या 2 में दूसरा उत्तर। नंबर 3 अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में जो शुद्ध वाक्य है किसी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसमें यही जो वाक्य है वो सही था, क्योंकि यंत्र की उत्पत्ति नहीं होती सीढ़ी के सहारे नहीं सीढ़ियों के सहारे, और उसके मन की था का नहीं मन का पता नहीं चलता, केवल यही होना चाहिए था। तो नंबर 3 में पहला उत्तर। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4 जिसमें ऐसा पूछा गया कि जानबूझकर विपत्ति में पड़ना के लिए, तो आबेल मुझे मार जग जाहिर है, आबेल मुझे मार चौथे प्रश्न का जो उत्तर था वो दूसरा था। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न था भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो बेटों में युद्ध नहीं होता झगड़ा होता है, पिताजी सकुशल पहुंच गए, वाक्य बिल्कुल सही था। टिड्डियों की कभी मंडली नहीं होती, और चातुर्यता, माधुर्यता, ये सौजन्यता, इस तरह के शब्द गलत हैं। यह और ता प्रत्यय कभी एक साथ नहीं लगते। इस तरह से इसमें दूसरा उत्तर था। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। औरत, चाकू और कमरा तीनों विदेशी शब्द हैं। औरत, चाकू और कमरा तीनों विदेशी शब्द है, बयार हिंदी का शब्द है, इसलिए छठे प्रश्न में चौथा उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद और प्रयुक्त होने वाले पदों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। और एवं ये संयोजक है, दो शब्दों को दो उपवाक्यों को जोड़ने के काम आता है, राम और श्याम। इस तरह से विरोध दर्शक वह आया तो था लेकिन, तो विरोध होता है। परिणाम दर्शक इसलिए ऐसा हुआ, ये परिणाम दर्शक है। विभाजक में या होता है राम या श्याम, ऊंचा या नीचा, वो होता है भाई विभाजक। इसलिए इसमें 7वें प्रश्न में चौथा उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें यह पूछा था कि ईश्वर तुम्हें चिड़ायु करे, यह निम्न में से किस प्रकार का वाक्य। यह इच्छा बोधक है। जब भी किसी की इच्छा इस तरह से हो, किसी के प्रति कामना प्रकट की जाए, तो वो इच्छा बोधक वाक्य कहलाता है। तो ईश्वर तुम्हें चिड़ायु करे, इस वाक्य में इच्छा बोधक वाक्य इसे कहेंगे अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न जिसमें यह कहा गया था कि निम्नलिखित में विलोम शब्द दर्शाने वाला। बहुत सारे लोग जो है इस प्रश्न में गच्चा खाए थे, सबको लगता है कि पौर्वात्य होना चाहिए। तो भाई पौर्वात्य भी है और पौरस्त्य भी है। पौरस्त्य का अर्थ जो है वो पूर्व, पूर्वी, पूर्व वाला, इस तरह का अर्थ होता है। पाश्चात्य का अर्थ पश्चात वाला। तो इसमें ये बिल्कुल राइट है। नैसर्गिक प्राकृतिक तो एक ही बात होती है। परिहार्य का अपरिहार्य होता है। परिणीत का अर्थ होता है बदलना, उसका परिपक्व मैच्योर जिसे बोलते हैं उसके साथ कोई संबंध नहीं है इसका। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 जिसमें था कि निम्नलिखित में से असंगत विकल्प है।
वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द क्रिया होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक और क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध सूचित करने वाले शब्द समुच्चय बोधक। जी नहीं, ये इसमें गलत हो गया। इसमें होना चाहिए था संबंध बोधक या संबंधवाचक, तो ये इसमें गलत था। इसलिए प्रश्न जो 10वां है उसका सही उत्तर था 4 नंबर। नेक्स्ट पूछा गया है शब्द शुद्धि का प्रश्न है और पूछा कि कौन सा विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। भस्मीभूत जिसमें मात्रा बड़ी होती है, विभीषिका इसमें भी भी की मात्रा बड़ी होनी चाहिए, दोनों गलत थे। बाकी ऐसे ऑप्शन जिनमें हो सकता है कोई एक गलत हो, जैसे प्रज्वलित ये गलत है लेकिन मैथिली राइट है, सौहार्द गलत है लेकिन याज्ञवल्क्य राइट है, भागीरथी राइट है, परिणति जो है वो गलत है, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन गलत है। इस तरह से प्रश्न संख्या 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई 3। ईश्वर से ऐसी कामना कि इस समय जो आप पेपर मिला रहे हो, अपना पेपर लेकर के बैठे हो, आपके अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ होगा, ऐसी ईश्वर से मैं कामना करता हूं। योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता? पुनरुक्त शब्दों के बीच में जब रिपीट होता है घर घर तो बीच में योजक चिन्ह लगता है। प्रेरणावाचक सा सी, तुम सा, चंद्र सा तो बीच में लगता है। द्वंद्व समास के शब्दों में द्वंद्व में यही होते हैं, जैसे दाल रोटी, सहचर युग में जो शब्द आते हैं या विपरीतार्थक होते हैं उनमें भी ये योजक चिन्ह लगता है। नाटकों के संवाद में योजक चिन्ह का कोई काम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर था 4 नंबर। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो अव्ययीभाव समास का उदाहरण जहां प्रति लगता है वो होता है भर, भरपूर, भरसक, भरमार, यथा से बनने वाले शब्द, ये सभी अव्ययीभाव शब्द के अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। गृहागत इसमें तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास नहीं है। तो 13वें प्रश्न का पहला। अगला प्रश्न था तत्सम तद्भव शब्द की दृष्टि से सुमेलित शब्द युग्म नहीं है। अद्य, आज, कर्म, काम, घट, घड़ा ये तीनों है, लेकिन हस्त हाथ इसलिए नहीं है क्योंकि हस्ती होता और हाथी शब्द होता तो राइट होता। ये देखो इसमें गलत छपा हुआ है, पेपर में जो आया था वो था भाई हाथी, इसलिए हस्त का हाथी ये युग में सुमेलित नहीं है। पेपर में इस तरह से था, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखें। हस्त हाथ तो बिल्कुल राइट हो गया, हस्त हाथ होता तो राइट होता, इसलिए प्रश्न संख्या 14 में तीसरा उत्तर था। प्रश्न संख्या 15 जिसमें पूछा कि कौन सा कंठ वर्ण नहीं है। कैसे कंठ, ये तो है, इसी तरह से है जो है वो कंठ है, अकंठ है, लेकिन झ ये कंठ नहीं है। तो 15वां में दूसरा उत्तर। आगे बढ़े प्रश्न संख्या 16 किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया। रेखांकित शब्द किस सर्वनाम को दर्शाता है? ये वाला किसी, अगर शब्द होता किसकी चिट्ठी तो प्रश्नवाचक होता, लेकिन किसी की, कोई, किसी जो ये शब्द है ये अनिश्चयवाचक है या निश्चय नहीं हो सकता, इसलिए किसी की चिट्ठी। प्रश्न संख्या 16 में 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 में कि जरठ और जठर, जरठ और जठर का क्रमशः क्या अर्थ है? तो जरठ यानी बूढ़ा होता है और जठर यानी पेट, जठराग्नि, पेट की अग्नि, भूख जिसको हम कहते हैं, तो बूढ़ा और पेट तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न जो है जिसमें उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाक्य? उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, अब एडजेक्ट कह नहीं सकते तो संदेहार्थक है। संदेह इसमें कि उसने तुम्हें पत्र लिखा होगा, लिखा होगा, हो सकता है लिखा, हो सकता है नहीं लिखा, इसलिए ऐसा संदेह जो है वो संदेहार्थक वाक्य जो अर्थ के आधार पर है। नेक्स्ट प्रश्न जिसमें यह पूछा गया है कि तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है बूंद, कपूर, खजूर, शाप। इसमें
आपने कभी महाभारत रामायण यदि टीवी पर देखी हो तो वो भी लोग इतना ध्यान रखते हैं, शाप शाप बोलते हैं, इसका तद्भव होता है श्राप। तो ये तत्सम शब्द है शाप। प्रश्न संख्या 19 का चौथा। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प सुमेलित है? घी का कुप्पा लुढ़कना, बहुत लाभ होना, घास छीलना, पशुवत व्यवहार करना, घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना और घुटना टेकना, अड़ जाना। इसमें सही उत्तर नंबर 3 घड़ों पानी पड़ जाना। नकल करते पकड़े जाने पर रमेश पर घड़ों पानी पड़ गया ऐसा उसे लग रहा था, यानी अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न कि संभाव्य भूतकाल। प्रश्न ये थोड़ा सा गलत था। गलत इसलिए था, वर्तमान की संभावना हो सकती है, भविष्य में क्या संभावना है, लेकिन भूतकाल में क्या संभावना है? तो भूतकाल में कभी संभाव्य होता नहीं है, इसलिए यह प्रश्न जो है वो डिलीट होगा। क्योंकि अगले ने पूछा संभाव्य भूतकाल, पूछना चाहिए था संदिग्ध भूतकाल। अगर संदिग्ध भूतकाल होता तो फिर उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, ऐसा कुछ होता, ये उत्तर हो सकता था। फिलहाल आरपीएससी जो है वो इसको उत्तर मानेगी, लेकिन बाद में ये डिलीट होना है 100%। प्रश्न संख्या 22 में बातचीत बंद करो और अपना काम देखो। ये किस प्रकार का वाक्य है? जब भी कोई भी क्रिया इस तरह से आती है, जाओ, उठो, सो, बैठो, खाओ, पियो, तो वो आज्ञार्थक होता है। बातचीत बंद करो और अपना काम देखो, तो यह आज्ञार्थक वाक्य था। प्रश्न संख्या 23 में निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो दाम बढ़ गए बहुवचन की तरफ प्रयुक्त हो रहा है। होठ फट गए बहुवचन में प्रयुक्त हो सकता है। आंसू गिरे ये भी बहुवचन में प्रयुक्त होता है। लेकिन सोना का भाव बढ़ गया, ये इस तरह से। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द है वो है सोना। सोना महंगा हो गया, इस तरह से। वो जो अभी मैंने बोला था ना, सोने के भाव बढ़ गए, तो ये भाव शब्द के लिए बहुवचन प्रयुक्त हुआ। भाव बढ़ गए, बढ़े क्या है? भाव। सोना बढ़ गया, तो जो सोना शब्द है वो एक वचन में प्रयुक्त होगा। जबकि दाम बढ़ गए, यहां तो बढ़ गए शब्द जो लगा है वो किसके लिए लगा है? दाम के लिए। तो दाम जो शब्द है वो बहुवचन में प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन सोना एक वचन में प्रयुक्त होगा, इसलिए इसमें उत्तर होगा नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न, किस शब्द में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो 2 अभी, आ, फिर गत, इसलिए इसमें सही उत्तर होगा भाई अभ्यागत। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 और 25वां प्रश्न, नौकर जा रहा था। इसमें वाक्य में कौन सा काल? नौकर जा रहा था, काम पूर्ण नहीं हुआ। जब भी रहा रही लगता है, चाहे वो था है चाहे है, वो होगा अपूर्ण। है तो अपूर्ण वर्तमान काल और था है तो अपूर्ण भूतकाल। तो इसमें नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची? यदि आपको लगता है किसी प्रश्न में डाउट तो आप कमेंट जरूर करें, और कमेंट के साथ जो है वो मैं उत्तर दूंगा। इसलिए अगर ऐसा आपको लगता हो तो परस्पर पर्यायवाची अंबर और वसन, अंबर और वसन, पहले में लिखा अंबर और वसन, और उसके बाद में वृक्ष और विहंग नहीं होता है, शंभु और कृषाणु नहीं होता है, वायु और चपला ये भी नहीं होता है। तो सही उत्तर होगा अंबर और वसन। पीतांबर, पीत है अंबर अर्थात पीले वस्त्र, अंबर का अर्थ आकाश भी होता है और वस्त्र भी होता है, और वसन यानी वस्त्र ही, तो यह आपस में पर्यायवाची है नंबर 1। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में से विधिवाचक वाक्य कौन सा? जो छात्र परिश्रम करेंगे, मेरी तरफ से दूसरा प्रश्न जो डिलीट होगा। क्यों होगा? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं खाना खा चुका तब वो आया, अस्वस्थ रहने कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका, या तो न आया निषेधवाचक है ये। संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वह
निराश नहीं हुआ, इसमें भी नहीं शब्द है, दो तो निषेधवाचक है। मैं खाना खा चुका तब वह आया, कंडीशनल सेंटेंस है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इनमें से दोनों में दोनों ही विधिवाचक नहीं है, इसलिए ये प्रश्न डिलीट होना है 100%। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो बाद और फिर ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये बिल्कुल राइट है। ये असली गाय, गाय हमेशा असली होती, नकली होती नहीं। या शत्रुओं से खतरे का डर है, यहां शत्रुओं से खतरे का डर है, यहां शत्रुओं से खतरे का डर है। और एक वाक्य अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, वाक्य दोनों ही राइट है। ये पेपर में देखना पड़ेगा, पेपर इस समय मेरे पास नहीं है कि इस ऑप्शन में यहां शत्रुओं से खतरे का डर, बिल्कुल हाँ देखो खतरे और डर नहीं आएगा, या तो यहां शत्रुओं से खतरा है या फिर यहां शत्रुओं का डर है, इसलिए ये गलत था। तो सही उत्तर होगा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, प्रश्न संख्या 28 में। प्रश्न संख्या 29 में स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो इसमें सबको पता है उद्धार, उत प्लस हार। बाकी महर्षि पावक, अन्वेषण तीनों स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित से भाववाच्य का उदाहरण है। बड़े लकड़ी चीरता, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती किसके द्वारा? रमेश के द्वारा, लड़के के द्वारा। उनसे पुस्तकें लाई गई किसके द्वारा? उनके द्वारा, यानी उनसे, द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जा सकता है, तभी तो हम कर्ण कारक में पढ़ते हैं। धूप में चला नहीं जाता, जब अशक्यता का भाव होता है, धूप में चला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। तो चौथा ऑप्शन। अगला ईय प्रत्यय, ईय प्रत्यय जो है उससे निर्मित शब्द है मान प्लस अनीय, इसमें स्मृति धातु है, स्मृति प्लस अनीय और दृश्य प्लस अनीय, पाणिनि प्लस ईय, इसलिए ये ईय प्रत्यय से निर्मित शब्द है। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा। अगला प्रश्न, चिल्लाहट, तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय, कहीं विचारने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, विदेशी भाषा का शब्द पूछा था, नयाचार, संधि हो गई, इसका मतलब विदेशी हो ही नहीं सकता। नराधम, नरो में अधम, नर प्लस अधम, नमस्ते नमः प्लसते, जहां संधि हो रही है 100% वो विदेशी हो नहीं सकता, तो इसलिए नमक इसमें सही उत्तर होगा। नमक जिसने भी बराबर डाला है उसकी बल्ले बल्ले है भाई। प्रश्न संख्या 34, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इनमें से तत्सम जो नहीं है वो बादल, बिल व बिंदु और बलिवर्द तीनों ही तत्सम है, संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। बादल ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, और पूछा था दंतोष्ट वर्ण। दंतोष्ट वर्ण जो है वह के नीचे नुक्ता और फ के नीचे नुक्ता, जो विदेशी वर्णों में भी पढ़े जाते हैं, यहां फ के नीचे नुक्ता था, ये दंतोष्ट वर्ण फ। नेक्स्ट प्रश्न, संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध होता है, वो अधिकरण कारक में पे पर जो आता है वो क्रिया के आधार, जैसे बंदर दीवार पर बैठा है, तो जो पर शब्द है, में शब्द है, ये अधिकरण कारक। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37, जिसमें पूछा गया था किसी ने ठीक कहा नारी अबला नहीं सबला, इस वाक्य में निम्नलिखित में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? यहां आप देखें उद्धरण चिन्ह ये रहा, दूसरा ऑप्शन था अल्प विराम, वो ये रहा, और तीसरा ऑप्शन था अर्ध विराम। अर्ध विराम ये होता है जो इसमें है नहीं, और पूर्ण विराम ये अंत में लगा हुआ है, पूर्ण विराम। तो इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें उत्तर होगा अर्ध विराम। तो प्रश्न संख्या 37 में चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, निम्न में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण का भेद नहीं है।
तो क्री, कास्था, परी, ये चार जो ऑप्शन होते हैं, ये चार जो इसके भेद होते हैं क्रिया विशेषण के, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो इसमें गुणवाचक कहीं नहीं होता, गुणवाचक विशेषण का भेद होता है, क्रिया विशेषण का नहीं। तो 38 में नंबर 1। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें पहला ऑप्शन राइट था, कठोर से कठोरता, कठोर से कठोरता, मीठा से मिठास और सर्द से सर्दी, ये तीनों विशेषण थे जिनसे भाववाचक संज्ञा बना। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? जो सभी तत्सम होने चाहिए, वचन, प्रिय और मध्य, ये सभी तत्सम शब्द। कोई इस तरह का चर्चा के योग्य होगा, उस प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग बढ़ते रहें, अपना पेपर मिलाते रहें, जांचते रहें, अपना मूल्यांकन करते रहें। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो इसमें पसीने की कमाई मेहनत से कमाया धन होता है, पांचों उंगलियां गिने उसकी, अर्थात सब तरफ से लाभ ही लाभ। सब दान 22 पंसेरी, इसका मतलब सबके साथ होने वाला एक व्यवहार, पास नहीं देला, मतार चले मेला, आय कम और खर्च अधिक, ये वाला अर्थ प्रकट करता है। इसमें असंभव कार्य करना ऐसा नहीं होगा। हथेली पर सरसों उगाना, उसका मुहावरे का अर्थ असंभव कार्य करना होता है, तो चौथा उसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया कि आंखों से पर्दा उठ जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखों से पर्दा उठना, इसका अर्थ है भाई असलियत का पता लगना। उसकी आंखों से पर्दा उठ गया, तो वो होता है असलियत का पता लगना, इसलिए पहला उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न जिसमें यह पूछा गया था कि किसी के महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो अवतरण चिन्ह के लिए, ये वाला अवतरण चिन्ह। किसी भी महत्वपूर्ण कथन, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वो कहलाता भाई अवतरण चिन्ह। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? ये देखें भाई, 1 2 तीनों से पैख है, चच है, टैट है, तैथ है, पैप है, येरा लवा को छोड़कर के तीनों शस्य, ये होते हैं अघोष। और अगला पूछ रहा है कि कौन सा अघोष वर्ण है? तो इनमें से जो ये 13 है उनमें से ये श आ गया ये आपके, इसलिए इसमें चौथा। अगला प्रश्न है कि कौन सा तद्भव शब्द है? कुछ को किंचित जो कहते हैं संस्कृत में, वो होता तत्सम, बाकी ये तीनों तत्सम है। कई लोगों ने कुठार कर दिया होगा, गलत हो गया, वो कुछ एक, कुछ एक, कुछ एक, ये तद्भव शब्द है, से सभी तत्सम है। अगला प्रश्न इसमें पूछा था कौन सा अशुद्ध है? तो हितैषी अशुद्ध है, उसमें हित प्लस ऐशी ये वाला आता है भाई षटकोण, इसलिए हितैषी शब्द जो है वो इस तरह से लिखा जाता, हितैषी। बाकी तीनों राइट है, शोचनीय, शूर्पणखा, शमशान, शमशान में शब्द आता है, शोचनीय ये राइट है। ये सोच जो अपन लिखते हैं ये तद्भव शब्द है ना, और इसमें डबल मात्रा नहीं है, एक सिंगल मात्रा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? स्वामी, पंख, राजा, अक्षर, इसमें से तत्सम जो नहीं है वो है पंख, क्योंकि इसका तत्सम होता है पक्ष। नेक्स्ट प्रश्न, कर्मवाच्य का उदाहरण है राम पुस्तक पढ़ता है, कर्तृवाच्य मोनिका आम खाती है, कर्तृवाच्य राम चाय पीता है, कर्तृवाच्य पुस्तक पढ़ी जाती है। किसके द्वारा? रमेश के द्वारा, लड़कों के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, जिसमें कर्ता का होना आवश्यक भी नहीं होता है, द्वारा का उसमें भाव होता है। तो कर्मवाच्य का उदाहरण नंबर 4 पुस्तक पढ़ी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न कि हिंदी वाक्य रचना के संबंध में असंगत कथन है, विशेषण संज्ञा के पहले आता है, समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है, क्रिया विशेषण बहुधा क्रिया के पहले आता है, और प्रश्नवाचक अव्यय नए वाक्य के अंत में आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, सबसे पहले इस बात को समझें कि प्रश्नवाचक अव्यय न,
तो प्रश्नवाचक अव्यय न होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे आप खाना खाएंगे ना, तो न बाद में लगा ना, और अगला प्रश्न पूछ रहा है एक तरह से, आप खाना खाएंगे ना, तो ये इसका मतलब वाक्य के अंत में आता है। ये बात बिल्कुल राइट है। क्रिया विशेषण बहुधा क्रिया के पहले आता है, बहुधा पहले आता है, लेकिन बाद में भी आ सकता है, इसलिए बहुधा शब्द लगाया। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, विशेषण संज्ञा के पहले आता है, आवश्यक नहीं, बाद में भी आ सकता है। जैसे आलसी लड़का, लेकिन ऐसे भी तो हो सकता है ना, वह लड़का आलसी है या लड़का आलसी है, बाद में भी आ सकता है। ये जो समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द के पहले आता है, ये कोई आवश्यक नहीं। समानाधिकरण शब्द जो होते हैं वो मुख्य शब्द के बाद में भी आ सकते हैं, और विशेषण संज्ञा के पहले आता है, ये बात ठीक है। बाद में भी आता है, लेकिन विशेषण संज्ञा के हमेशा पहले आता है ये नहीं लिखा हुआ, तो पहले आता है, ये बात भी राइट है। इसलिए इसमें सही उत्तर होगा ये। जैसे राम और श्याम, तो और जो शब्द है मुख्य शब्द के पहले है, ये कोई आवश्यक नहीं। वह आया और चला गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। स्पर्श संघर्षी व्यंजन, कहीं कोई इसमें ज्यादा रगड़ाई नहीं है। स्पर्श संघर्षी च, केवल संघर्षी है, और स्पर्श संघर्षी च छ ज झ, ये जो स्पर्श संघर्षी है, तो नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न, न ल र स ज वर्ण कहलाते हैं। वर्च्य, वर्च्य, वर्च्य शब्द जरूर गलत लिखा हुआ है इसमें, ये ऐसे होना चाहिए, वर्च्य। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं? वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध है, देखो बीमारी में बी की मात्रा बड़ी आनी चाहिए। अहल्या ऐसे होना चाहिए। युधिष्ठिरनी, युधिष्ठिर, कुमुदिनी, विरहिणी दोनों राइट है, और नीचे वाले में गृहिणी जो शब्द है वो गलत लिखा हुआ है, तो कुमुदिनी और विरहिणी ये दोनों राइट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। वापस लौट कभी साथ नहीं आते, मुझसे ये काम संभव नहीं। आजकल तरुण और नवयुवक दोनों साथ में आएंगे, तब शायद ये काम जरूर हो जाएगा, शायद और जरूर एक साथ नहीं आएगा, तो मुझसे ये काम संभव नहीं, ये राइट था। अगला प्रश्न, इनमें से अशुद्ध शब्द बताइए। निधि, गौतम, त्योहार, गत्यावरोध। तो इसमें गत्यावरोध जो शब्द है वो गलत है, गत्यवरोध होता है, गति प्लस अवरोध। अगला प्रश्न पूछा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो दोनों जो दोनों जो गलत थे वो थे अंधेरा और गंवार। यहां दोनों पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, जबकि अनुनासिक आना चाहिए था। अगला प्रश्न, प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण। तो प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण होता है भाई, राम ने गोविंद को जगाया, ये बात अलग है, यहां पर होना चाहिए था जगवाया। जब व्यक्ति खुद कार्य नहीं करता, किसी और से करवाता है, तो राम ने गोविंद को जगवाया, इसका मतलब किसी और से जगवाया, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन इन चारों में से ये राइट होगा, राम ने गोविंद को जगाया। बाकी होना ये डिलीट चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। तामसिक, सात्विक, दमनीय, कमनीय, धृष्ट, विनम्र, दुष्कर, सुकर। तो दमनीय का ये देखो भाई, दमनीय का कमनीय नहीं होगा। तामसिक, सात्विक बिल्कुल राइट है, धृष्ट, विनम्र राइट है, दुष्कर, सुकर राइट है, लेकिन दमनीय, अदमनीय ये होना चाहिए था, कमनीय नहीं होगा। कमनीय कामना से युक्त,
तो इसमें दूसरा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुड़ गोबर करना, बना काम बिगाड़ना, बिल्कुल राइट। गुस्सा पीना, क्रोध रोकना, गीत गाना, तुम तो उसके गीत गाते हो अर्थात प्रशंसा करना, गुलर का फूल होना, बहुत दिनों से दिखाई देना, दुर्लभ होना, ये होता है इसका अर्थ। बहुत सुंदर होना नहीं होगा। नेक्स्ट, रहस्य प्रकट करना के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त मुहावरा है। बंटाधार होना, बात खोलना, बंद मुट्ठी खोलना, फूट पड़ना। तो इसमें कई लोगों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन अच्छी तरह से देख लें। रहस्य प्रकट हो जाना, बंटाधार होना तो होता नहीं है, काम बिगड़ना होता है इसका। तो बात खोलना का अर्थ होता है बात को स्पष्ट करना, स्पष्ट करना, जबकि रहस्य प्रकट नहीं होता है कि बात को ढंग से खोलो भाई। बंद मुट्ठी खोलना, ये है रहस्य प्रकट होना। फूट पड़ना का मतलब तो है रोना, विलाप करना, या फिर क्रोध से वह फूट पड़ा। तो इसमें सही उत्तर होगा बंद मुट्ठी खोलना। बात खोलना का अर्थ होता है स्पष्ट करना, बात को केवल स्पष्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें यह कहा गया कि वाक्य में दो या अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए, समान शब्द क्या होते हैं? वह आम, केले, संतरे, ये समान शब्द लेकिन भिन्न भिन्न दिखाने के लिए। तो दो या अधिक समान शब्दों को भिन्न भिन्न दिखाने के लिए, समान उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो भी प्रयोग होता है वो होता है भाई अल्प विराम का। जैसे वह आम, केले, संतरे आदि लाया, फिर कोमा करके, जैसे राम आया, कोमा, बैठा, कोमा, और चला गया। तो इस तरह से भी उपवाक्यों को जोड़ने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जिसमें यह पूछा गया है ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? रीतिवाचक को। इसमें परिमाण, स्थान, काल का कोई मसला नहीं है। अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प है। तो इसमें सब जानते हैं कहीं कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, तय कोमल तालु नहीं है, से सभी जो लिखे हुए वो बिल्कुल राइट हैं। अगला प्रश्न है, नी उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो नी उपसर्ग से, केवल नी है, इसमें निर है, इसमें निश है, इसमें निर है, लेकिन निदर्शन इसमें जो है वो केवल नी उपसर्ग है। नेक्स्ट, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग कहां पर नहीं किया जाता? आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में होता है, बड़ों को सादर संबोधित करने में होता है, छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने में नहीं होता, जहां स्थिति निश्चित न हो वहां होता है। अब क्या करूं? जहां स्थिति निश्चित न हो, अब क्या करूं? वहां प्रश्नवाचक की आवश्यकता नहीं है, वहां विस्मयादिबोधक, वो प्रश्न नहीं पूछ रहा है। जैसे ये वाला पेपर भी है कल और वो वाला भी, अब क्या करूं? वो प्रश्न थोड़ी पूछ रहा है आपसे। वो प्रश्न पूछता तो वो ये कहता कि मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे राय दें, अब मुझे क्या करना चाहिए। वहां है प्रश्न, अब क्या करूं? तो छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न, निर्देशक जिसे रेखिका भी कहा जाता है विराम चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। विवरण देने के लिए प्रयुक्त होता है, एक विचार के बीच दूसरे विचार के आ जाने प्रयुक्त होता है, उद्धृत वाक्य से पहले प्रयुक्त होता है, यथा ऐसे लिख करके होता है, सामासिक शब्दों या पूर्वक शब्दों के बीच में प्रयुक्त होता है, इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। इसलिए यहां पर क्या होगा, ये वाला सामासिक शब्दों या पूर्वक शब्दों के बीच में प्रयुक्त होता है, ये सेंटेंस गलत है। अगला, चांदी का पर्यायवाची, तो चांदी के पर्यायवाची में नहीं है, इसके लिए सीधा देखें, चंद्रातप, चंद्र का आतप, चांद की जो गर्मी होती है वो क्या कहलाती है? चांदनी, उसका पर्यायवाची चांदी का नहीं है। अगला प्रश्न, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी अर्थात हमारे घर के लिए धन है वो, इसलिए यहां पर जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा। अगला प्रश्न, विशेषण विशेष्य भाव से बना कर्मधारय समास है। बहुत अच्छा प्रश्न था। नील और लोहित दोनों ही विशेषण है। भय सागर उपमान उपमेय है,
नराधम, नरो में अधम, तो यहां पर विशेष्य पहले आ गया। और दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु, दीर्घ आयु वाला, तो दीर्घ ये विशेषण है और आयु ये विशेष्य है। आयु की विशेषता बताने वाला शब्द दीर्घ, तो इसमें सही उत्तर होगा दीर्घायु। अगला अभी प्रश्न है जिसमें यह कहा गया है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य, उन्होंने उसे आड़े हाथों लिया, इस देश के जान पर कुर्बान, ये गलत हो गया। इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा तो जान पर कुर्बान नहीं, बाकी इसमें राइट है, तो जो 2 नंबर था वही इसमें उत्तर हो गया। अगला प्रश्न जिसमें है कि किस शब्द का रूप एकवचन और बहुवचन एक जैसा रहता है? मामा, मामा का कभी मान्य नहीं होता, इसलिए ये उत्तर होगा इसमें। भाववाच्य का उदाहरण जिसमें अशक्यता का भाव दिखाया जाए, तुम खाना खा सकते हो, गणेश खाना नहीं खाएगा, सीता से चला भी नहीं जाता, ये वाला, उससे चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता, तो ये उत्तर हो गया सीता से चला भी नहीं जाता। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें पूछा गया जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा श्वास मुंह से निकलता है, अनुस्वार में नहीं होता, अनुनासिक में नहीं होता, सानुनासिक का मतलब तो वही हो गया अनुनासिक सहित, निर्नुनासिक, इनमें पूरा श्वास मुंह से निकलता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द उपलक्ष नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। अंत्याक्षरी बिल्कुल राइट है, सदृश और स्वास्थ्य राइट है। शुद्ध शब्द पूछा था, देखो इसमें सदृश्य तो होता नहीं है, सदृश होता है स्वास्थ्य। अब ये पेपर में इतना लिखा हुआ था स्वास्थ्य ऐसे, है ना, इसलिए गलत था ये, इसमें अंत्याक्षरी राइट है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गड़ों पानी पड़ गया, ये होता है उस पर गड़े नहीं, गड़े पानी ये वाला, उस पर गड़ों पानी, ये भी नहीं, इस पर गिर गया लिखा हुआ है, उस पर गड़ा पानी ये वाला, उस पर गड़ो पानी पड़ गया, चौथा ऑप्शन। अगला निम्नलिखित इसमें द्वित्व व्यंजन, कच्चा, बच्चा, दिल्ली, इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें डबल आता है कोई भी वर्ण, तो ये रहा आपका सच्चा, जहां सच्चा लिखा हुआ है वो राइट है। नेक्स्ट प्रश्न, वाक्यांश है तो जो कविता, जो स्त्री कविता रचती है वो कवित्री कहलाती है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात जो अतिशयोक्ति होती है, जो बहुत कठिनाई से मिलता है, अलभ्य वो दुर्लभ्य होता है, भाई अलभ्य तो वो होता है जो मिलता है नहीं। जो व्याकरण जानता है वैयाकरण है, ये बिल्कुल राइट है। कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ध्यान रखें, गाली कभी भी निकाली नहीं जाती, दी जाती है, उसने मुझे गालियां दी। अगला प्रश्न, कई आश्रित वाक्य के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। प्रश्न, कई आश्रित वाक्य होते हैं जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, उसके लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो जहां पर भी जो मुख्य वाक्य होगा, बादल गरजे, बारिश आई, इस तरह से, और जो ही बादल गरजे, बारिश आई, उसके कपड़े भीगने लगे, और ये आश्रित उपवाक्य जो होते हैं वो इनसे जुड़ते हैं भाई, कि जो ही, इस तरह के वाक्यों से जो जुड़ने वाले होते हैं वो आश्रित होते हैं, और जो नहीं जुड़ा हुआ होता है वो होता है मुख्य वाक्य। अब वो कह रहा है कि कई आश्रित वाक्यों के बीच में जो एक मुख्य वाक्य पर अवलंबित रहते हैं, विराम चिन्ह प्रयुक्त कौन सा होता है? तो उसके लिए विराम चिन्ह होता है, कई एक साथ होते हैं ना, तो वो अर्ध विराम से जुड़ता है, इस तरह से वो अर्ध विराम से जुड़ता है। तो इसमें नंबर 4। अगला वाक्य है, कहना बहुत पर करना थोड़ा, इसके लिए ये रहा भाई, नापे 100 गज और फाड़े 9 गज। इसमें कहीं कोई ज्यादा विचार करने वाली बात नहीं थी। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए स्पष्टीकरण के साथ कभी करना शब्द नहीं जुड़ेगा। अशुद्ध पूछा, वकीलों ने कागजों की जांच की,
मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, बाकी राइट था, ये इसमें गलत था। मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ऐसा होना चाहिए था। ये निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? दुर्ग से कुछ दूर 20 फुट ऊंचा स्तंभ था, वह आया और उसने देखा कि भीतर कोई नहीं है। वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है। वह पेड़ उगाया है जो तुमने लगाया था। इसमें यह भाई वह आया और उसने देखा। अगला प्रश्न, कुछ लोग ये सोचते होंगे संयुक्त वाक्य की परिभाषा यह है कि जहां जो संयोजक अव्यय से दो या दो से अधिक सरल या आश्रित मिश्र वाक्य जब किसी संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं वो संयुक्त वाक्य होता है, इसलिए ये वाला होगा। नेक्स्ट, झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना, इसके लिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये होगा भाई। अगला प्रश्न था निम्नलिखित किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? और जहां सभी शब्द शुद्ध हैं वहां आप देखें यहां था शब्द निराश्रित, इसमें ये ईंधन और ये गलत है, और इसमें ये वधु गलत है, सिंदूर कोटि गलत है, इमारत तो ठीक है। ये वाला जो है नंबर 3 श्रीमती अतिथि और निराश्रित, ये वाला ऑप्शन राइट था। अगला प्रश्न, अगर कोई प्रश्न छूट गया हो तो आप कमेंट करके सूचित करें, उसका उत्तर वहां दे दिया जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द तो घनिष्ठ या टेस्ट और कनिष्ठ, या ट आएगा, बाकी दोनों जगह ठेठ आएगा, बिल्कुल राइट है। यह अनुष्ठान नहीं होता, ठहन होता है, तो बिल्कुल ये राइट है। आरोग्य में ये नहीं आता, बगैर ये आता है। अगला प्रश्न, ये देखिए आप, तरणी और तरणी, यहां तरणी में इसका अर्थ जो है वो सूर्य है, और ये तरणी जो है वो नाव है, तो सूर्य और नाव। तरुणी होता तो युवती हो जाता, लेकिन सूर्य और नाव इज राइट आंसर। ये तो सूर्यवंशम फिल्म की तरह भाई हमेशा आता है तरणी और तरणी। लेखक के अनुसार विज्ञान की किस शक्ति को रोकना संभव नहीं है? यह गद्यांश में से प्रश्न था और उनका सीधा सा उत्तर बता देता हूं मैं आपको, सर्वग्रासिनी शक्ति। और अगला जो प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार संवेदनशीलता को अत्यधिक महत्व कौन देते हैं? तो साहित्यकार। संवेदनशीलता वैज्ञानिक अर्थशास्त्री, राजनेता, कहीं कोई काम नहीं है, साहित्यकार। अगला प्रश्न था कि बड़े बड़े राष्ट्रों के महान साधनों के मालिकों में निम्नलिखित में से कौन से अभाव का उल्लेख नहीं किया गया है? उदार हृदय नहीं है उनमें, शुभानुध्यायी बुद्धि नहीं है, चरित्र बल नहीं है, सुचिंतित योजनाएं, इस अभाव का उसमें कोई उल्लेख नहीं हुआ है। अगला प्रश्न जिसमें पूछा गया शक्तिशाली को सच्चरित्र और सहृदय बनाने का उपाय क्या है? तो उसके लिए उदार और सरस साहित्य यदि उपलब्ध हो तो वो सच्चरित्र और सहृदय बन जाएगा, इसलिए उदार और सरस साहित्य। अगला प्रश्न था कि आचार्य शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? श्रद्धा का कारण जो होता है वो पता होता है, हमें ज्ञात होता है। हम ईश्वर के प्रति भी श्रद्धा इसलिए प्रकट करते हैं कि वो हमें नौकरी दे देंगे, फर्स्ट ग्रेड बना देंगे, वो हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करवाएंगे, तो ये सब ज्ञात होता है भाई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित विकल्प काव्य सरोज श्रीपति की है, जगत विनोद पद्माकर की है, रसराज मतिराम की है, काव्य निर्णय भिकारीदास की है, तो ये तीनों गलत था, बाकी श्रीपति काव्य सरोज बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है जिसमें यह पूछा गया कि क्या मरने मारने की बात लगाई हो, मरे जर्मनी और तुर्क, उसने कहा था मैं, ये कथन किसने किसको कहा था? तो ये कथन लैना सिंह ने हजारा सिंह को कहा था। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषताओं में शामिल नहीं है, सिरोरेखा विहीनता है, ये तो इसकी विशेषता में शामिल नहीं है ना। फिर इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रदान नहीं है, तो इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रदान है, ये भी शामिल नहीं है। व्यंजनों के उच्चारण के इनके साथ प्राय स्वर जोड़े जाते हैं, बिल्कुल जोड़े जाते हैं। नागरिक और कुछ प्रभाव मराठी लिपि का भी है।
अब देखो ये जो दो ऑप्शन है ना, शिरोरेखा विहीनता, शिरोरेखा विहीनता का मतलब ये है राम गांव गया, ऐसा नहीं है, ऊपर शिरोरेखा खींचनी पड़ती है, इसलिए ये इसमें शामिल नहीं है। अगला, इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रदान नहीं है, तो इसकी वर्णमाला ध्वनि प्रदान है, इसका उच्चारण होता है लेकिन। आपको पता हो तो इस तरह से लिखा जाता है हलंत लगा करके, और जब हलंत लगा दिया जाता है तब ध्वनि का उच्चारण, यानी इसकी ध्वनि का उच्चारण नहीं किया जा सकता, तभी तो व्यंजनों के उच्चारण के उनके साथ स्वर जोड़े जाते हैं, इसलिए ये वाली बात तो राइट हो जाएगी। अतः उत्तर ये माना जाएगा, शिरोरेखा विहीनता है। अगला प्रश्न, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। जब उन्होंने हवा का लजा दिया, मन को लजा दिया, फिर खगराज की बात ही करने की आवश्यकता नहीं थी, क्रम जो है वो खगराज पहले आना चाहिए था, फिर मारुत को, फिर मन को, ऐसे आना चाहिए था, इसलिए इसमें क्रम भंग है, दुष्क्रमत्व है। अक्रमत्व वहां होता है जहां किसी लोक प्रचलित जो शास्त्र आदि पुराण आदि में जो वर्णित है उनके क्रम को यदि भंग किया जाए तो वहां, यानी व्याकरण के अनुसार जो होता है तो वो होता है अक्रमत्व। तो दुष्क्रमत्व जो है वो इसमें राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बस अब कुछ प्रश्न शेष रहे हैं। प्रमुख सिद्ध संतों में सम्मिलित नहीं है, तो सिद्ध लुईपा, डोंबिपा, कणप्पा, शबरपा, ये है भाई। जंबनाथ जो है वो ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं, इसलिए जंबनाथ उत्तर होगा। 97 माधुर्य गुण व्यंजक वर्णों से युक्त जो शैली होती है वो वैदर्भी होती है। प्रसाद होता तो पांचाली होता, ओज होता तो गोड़ी होता, लेकिन वैदर्भी इसमें राइट आंसर होगा। अगला जो है वो है भाई, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है। ये भी देखो आपके वो कौन सी फिल्म जिसका भी मैंने नाम लिया था अमिताभ बच्चन वाली, ये वो फिल्म है जो हमेशा आती है कि नारी का आकर्षण, तो ये जो कथन है वो किसका है, ये कथन है भाई सुंदरी का। आगे देखें अगला प्रश्न, इनमें से किस रीतिकालीन कवि को सर्वांग निरूपक, सर्वांग प्रतापी भिकू, अमीर ग्वाल के सोरसिक चीकू दे, ये इसकी ट्रिक है। भूषण जो है वो अलंकारवादी कवि है, भूप जम तुझे अलंकार सिखाऊं, भूषण पद्माकर और जसवंत सिंह और मतीराम, भूप जम तुझे अलंकार सिखाऊं, तो भूषण जो है वो अलंकारवादी है। बाकी इसमें सर्वांग निरूपक जिन्होंने काव्य के सभी अंगों पर साधिकार लिखा, अलंकार रस छंद आदि सब पर। अगला प्रश्न है वो पूछ रहे हैं कि दादू के संबंध में असंगत है। अंगवधु सुंदरदास ये इनके शिष्य थे, और अग्रदास रज्जबदास ये इनके शिष्य थे जिन्होंने संकलन भी किया दादू के पदों को अंगवधु में। अग्रदास जो है इनका इनसे कोई संबंध नहीं था, जिनको गुरु ही शिष्य के कान पकड़ता है। कृष्णदास पै के शिष्य अग्रदास, अग्रदास के शिष्य नाभादास जो रामाश्रयी शाखा के कवि थे। आगे पढ़ें। दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र की जो मूल विशेषता है वो इनमें से क्या है, तो वो है भाई साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय का मुखर स्वर उसमें देखने को मिलता है, युद्ध करूं या न करूं, और युद्ध करने के पश्चात वो हमेशा पश्चाता है, लेकिन फिर जो पश्चाताप प्रकट करता है और फिर जो है फिर से वो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है, उस प्रौढ़ मस्तिष्क व्यक्ति के उसमें प्रभाव में आकर के। तो उसमें साधारण मनुष्य के शंकाकुल हृदय का मुखर स्वर है। आगे देखिए भाई अगला प्रश्न था, रचना और रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित युग में है, तो इसमें सुमेलित युग में जमुन जलतुम केदारनाथ अग्रवाल ये इसमें सुमेलित है, बाकी ये तीनों इसमें गलत है। अगला प्रश्न है कि वो पूछ रहा है कि पूर्वी हिंदी से संबंधित नहीं है, तो पूर्वी हिंदी में है भाई अब छह, ये तो इसको ऐसे याद रख लें एबीसी। अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसमें बुंदेली नहीं है, बुंदेली इसमें नहीं है, इसलिए एबीसी के बजाय अब छह ये ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि बी से बुंदेली भी याद रह सकता है। अब छह। नेक्स्ट देखें,
चिरजीवो जोरी जुरे, ये फिर से वही फिल्म आ गई है भाई जो हमेशा आती है सेटमैक्स पर। चिरजीवो जोरी जुरे, इसमें शाब्दी व्यंजना है, इस शब्द को चेंज करते ही यहां की व्यंजना नष्ट हो जाती है, इसलिए शाब्दी व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न है, पूस की रात में सुबह सारे खेत की दशा देख करके हल्कू बहुत प्रसन्न हुआ था कि पिंड छूट गया, तो हल्कू प्रसन्न था। अगला प्रश्न, ज्ञान मार्गी भक्तिधारा के कवि कौन से नहीं है? तो ज्ञानाश्रय शाखा के, जिसमें मलुकदास है, पीपा है, रेदास है, ईश्वरदास नहीं है। राम कबीरा आई तू ना के हृदय में प्राण अटेला, ई का अर्थ ईश्वरदास। तो ये रामाश्रय शाखा के कवि हैं और जिनको सूफी कवियों के साथ ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट, ज्ञानरा के हरि बाबा बाबरी जमुना शिशु लालदार, उसमें ये सब आते हैं भाई। अगला देखें तो ईश्वरदास उत्तर हो गया इसमें। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा का? रीति मुक्त गबोदिया ठो, गबोधियाठो, उनमें से आप देख लें, बो का अर्थ बुद्ध है, आकार आलम है, घ का अर्थ घनानंद है, लेकिन सेनापति उसमें नहीं है, इसलिए सही उत्तर है सेनापति। अगला प्रश्न है जिसमें यह पूछा गया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार के संबंध में असंगत है, संभावना सादृश्य मूलक होगी तभी यह अलंकार घटित होगा। बिल्कुल सही है, मिलते जुलते से। और संभावना की उत्प्रेक्षा में उपमान या प्रस्तुत को प्रकृष्ट रूप से देखने का वर्णन नहीं होता। उत्प्रेक्षा वाचक शब्द मानो, मनो, ये सब होते हैं। उपमेय की उपमान के रूप में संभावना ही उत्प्रेक्षा है। अब देखो इसको, देखो उत्प्रेक्षा में उपमान या अप्रस्तुत को प्रकृष्ट रूप से देखने का वर्णन नहीं होता, तो ये होता है। चंद्रमा मुख मानो चंद्रमा है, तो वहां प्रकृष्ट रूप से देखने का वर्णन नहीं होता, ये बात गलत है, ये वर्णन होता है। आगे देखें, कौन सी देवनागरी लिपि की विशेषता है? एक बार फिर से आगे, देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक है, इसमें स्वरों व्यंजनों के क्रम को बड़ी वैज्ञानिक रीति से रखा गया है, इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह की व्यवस्था है। लिपि के अधिकांश वर्ण उच्चरित होते हैं, किंतु कुछ वर्ण मूक भी होते हैं, ये गलत है। मूक वर्ण नहीं होते, उच्चारण सबका होता है। देवनागरी लिपि अधिकांशतः वर्णात्मक, ये बात सही है, बाकी अक्षरिक है, ये भी है, इसलिए अधिकांशतः शब्द जोड़ा है इसमें, तो इसमें सही ये हो गया मूक भी होते हैं वाला। असुआ जल सींच सींच, प्रेम बेल बुइया, दधमत घृत काट लिया डार दिया छुइया। छुइया का अर्थ भाई छाछ, कि हमने इस दही को मत करके घी निकाल लिया, जो सार तत्व है वो निकाल लिया, जो व्यर्थ है, जो छाछ है उसको त्याग दिया, वो मीरा का पत्ता। सही उत्तर छाछ। अगला प्रश्न है कि मंदिर माई भयाउ जियारा, ले सूती अपना पी पियारा, जिसका अर्थ है कि कबीर ने यह पद लिखा है कि अपने चित्त में, चित्त में ज्ञान प्रकाशित होने पर आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, तो चित्त। अगला प्रश्न, भारतेंदु मंडल में कौन शामिल नहीं है? इन भारत भट्ट में अब 12 लाख 18 प्रतापी देसी राजा, तो उसमें कौन नहीं है? इसमें अगर आप देखोगे तो मैथिली शरण गुप्त, जो भी मैंने ट्रिक बोली उसमें मैथिली शरण गुप्त नहीं है, शेष है। पूछा गया भाई दोहा के संदर्भ में कौन सा सही है? तो दोहा में 13-11 13-11 होता है, ये इसके समचरण है, ये विषम है, पहला तीसरा, ये दूसरा चौथा। तुक यहां होता है दूसरे और चौथे में, यानी सम में होता है। ये कह रहा है कि विषम चरण तुकांत होते हैं, ये गलत है। विषम चरण सोरठा में तुक होता है, दोहा में नहीं, तो विषम चरण तुकांत होते हैं, ये इसमें गलत हो गया। सूर्यमल मिश्रण के पद में से खोयो में घर में कायर जंबू काम, अब कायर जंबू काम, आगे इसमें है सिंह है शाही ऐसा, तो शेर की जो है वो उसने किस तरह का काम किया? कायरता के कारण गीदड़ के समान, तो इसमें जंबुक का अर्थ गीदड़। अगला प्रश्न, तो लिख ले मामा फिर दान तो गांव का राम सिंह बनेगो, ये बात कही थी बन्नी ठाकुर ने। अगला प्रश्न, तन मन धन गिरधर पर वारा चरण कमल बिलमाणी,
ये 3 बार तो आ गया भाई प्रश्न। बिलमानी का अर्थ होता है न्योछावर होना, रम जाना, तल्लीन हो जाना। मीरा द्वारा यहां पर चरणों का श्रृंगार नहीं किया गया है। न्योछावर होने की बात, चरणों में मिल जाने की बात, जो कमल के समान चरण है उनमें रम जाने की बात कही गई है, उनका श्रृंगार नहीं कर रही है। अगला प्रश्न है, जीने पट में जुलमुली जलकती ओ पपार, सुर तरु की अनुसिंध में लसती से पल्लव डार। बहुत सारे आंसर की में तरह तरह के लिखे जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास यदि बिहारी रत्नाकर हो, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है, साफ लिखा हुआ जाए इसका अर्थ किया गया नीचे। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है? कान लिखा हुआ है, होठ लिखा हुआ है, हाथ पांव लिखे हुए हैं। हाथ पांव होठ कान ये सब लिखा हुआ है उसमें। नाक की उपमा के लिए इसमें अभिप्राय नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? नाक की उपमा के लिए। पूर्वी हिंदी की किस उपभाषा बोली के लिए कौशली शब्द आया? तो ये अवधि के लिए हुआ। अभी इसमें ज्यादा कोई रगड़े वाली बात नहीं है। खून का टीका में वर्णित कथानक के अनुसार राणा अमीर गिरिदुर्ग के ध्वंस को करके निम्नलिखित में से किसकी शेष शक्ति को समाप्त करना चाहता है? यवनों की। तो इसमें यवनों की सही उत्तर है। आगे वाला प्रश्न, दीवान ने मिलती मारत का हमेशा हमेशा के लिए इसका काला मुंह हो जाएगा। हाँ, तो ये उजाले के मुसाहिब कहानी में रेखांकित शब्द से इसका क्या तात्पर्य भाई? अंधेरे का। अगला प्रश्न, सकल मानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा सुधारे। ये बात कौशल्या ने कही थी और राम के बारे में। तो कौशल्यादि माताओं ने राम के बारे में ये बात कही थी। नेक्स्ट प्रश्न, रस के योगों के सामने प्रधान मनोविकार जागृत या उद्दीप्त होते हैं, तो वो होते हैं भाई विभाव के कारण। विभाव के कारण। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल। बहुत आसान सा प्रश्न था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, सवल निर्जर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। और कौन नहीं गल सका? मनु। यहां पर मनु के लिए प्रयुक्त हुआ। अगला प्रश्न, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार, डूब कर हो जाओगे पार। विरोधाभास। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, जहां विरोध का आभास हो रहा है। प्रवृत्ति आधारित। ये तीनों जो नाम है ना, ये नाम किसी व्यक्ति के नाम के आधार पर द्विवेदी, भारतेंदु, प्रेमचंद। गद्य काल ये प्रवृत्ति आधारित नाम था जो शुक्ल ने दिया था, स्वीकार नहीं किया गया अधिकांश विद्वानों के द्वारा, यह बात अलग है। अगला प्रश्न है भाई कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेमचंद प्रेमास्त्र सुमेलित है। और रांगी राघव कब तक पुकारूं, फणीश्वरनाथ रेणु मेला अचल, शैलेश मटियानी रथ के पहिए, ये नहीं है भाई, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न, असंगत विकल्प चुनना है। संकर्षेश एक और द्रोणाचार्य, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शुतुरमुर्ग, यही गलत है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का शुतुरमुर्ग कहीं नहीं है। आगे देखिए भाई, यहां हमारे परम मनोहर जिज्जत हुआ मुख चाय, भ्रमर गीत की उक्त पंक्ति में यहां शब्द किसके लिए हुआ है? तो यहां शब्द आया तो इनमें से किसी के लिए नहीं है, लेकिन उत्तर जो है वो कृष्ण के लिए माना जाएगा। यह पूछना चाहिए परम मनोहर शब्द जो है वो किसके लिए हुआ? तो कृष्ण के लिए। यहां का मतलब यहां कहां? तो यहां का मतलब यहां का अर्थ मथुरा नहीं होकर क्या होगा? गोकुल होगा। देखें, खैर इसमें उत्तर जो होगा वो कृष्ण के लिए होगा। सुमेलित विकल्प, कुतुबन मधुबालती, मंझन मृगावती, मुल्ला दाऊद हंसावली, उस्मान चित्रावली। केवल उस्मान चित्रावली ये ही इसमें संगत है। मधुमालती मंझन का लिखा हुआ है, मृगावती जो है वो कुतुबन का लिखा हुआ है, और हंसावली ये गणपति चंद्रगुप्त का, उसका गणपति चंद्र का लिखा हुआ है। आगे देखें, ये इतने प्रश्न थे भाई, 130 प्रश्न है। शिक्षण विधियों के लिए आप इंतजार करें, कुछ समय पश्चात जो है वो शिक्षण विधियों के प्रश्नों को लेकर के और इसी तरह की एक वीडियो में डालूंगा। आप सभी
का जो ये सफर था ये अच्छा रहा, ऐसी मैं कामना करता हूं और मैं ऐसा सोचता हूं, ऐसी अपेक्षा करता हूं कि अब तक जो आपने सफर जो भी बिताया वो काफी अच्छा रहा होगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले फिर इसी तरह के किसी वीडियो में, किसी क्लास में, किसी कंटेंट के साथ। तब तक आप जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।